पिछले लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे इसलिए रोक दिया था क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बहुत कुछ जानने को है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है। देखो, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एब्यूंडेंट इन नेचर, मीन्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, यानी कि मैक्सिमम कैसे है? मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे हैं? सेप्रोफाइट्स है। कैसे हैं? सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, अब देखो, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कैसे? तो यार देख, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं ना जो हमारे डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत यूज़ में आते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, सिर्फ कर्ड जमाने वाला बैक्टीरिया को ही देख लो, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, कितना काम करता है ना? विटामिन B12 मिलता है हमें कर्ड से, और वो बनाने में हमें एक बैक्टीरिया मदद कर रहा है। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसे मारना है उसके खिलाफ बैक्टीरिया ही हमें हेल्प कर रहा है कि आओ हमें ख़त्म करो, हम तुम्हें एंटीबायोटिक बनाने में मदद करेंगे, है ना? कितनी विडम्बना है। चलो, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम कहते हैं उस प्लांट को जैसे कि जिसे कि दालें पैदा होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रूट्स एटसेट्रा, सम आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। अब देखो, कुछ अगर हमारे लिए डेली लाइफ में कारगर है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? देखो, कॉलरा। कौन सा? कॉलरा किसे काउज होता है? विब्रियो कॉलरी से। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है। अच्छा, विब्रियो यानी कि कॉलरा काउज करने वाला बैक्टीरिया किस शेप का होगा? विब्रियो कौन सा शेप होता था? कॉमा शेप होता था। तो विब्रियो कॉलरी किस शेप का बैक्टीरिया है? कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। टाइफाइड कौन काउज करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टेटनस कौन काउज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। सिट्रस कैंकर। अच्छा, अब देखो, ये सिट्रस कैंकर जो है ना, इसके बारे में मैं नीचे लिख दूं, सिट्रस कैंकर ये काउज होता है जिस बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया है कौन सा? ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास कौन सा बैक्टीरिया है? ज़ैंथोमोनास। कोई दिक्कत? ये ज़ैंथोमोनास जो है ना, ये क्या है? तो मेनली ये पैरासाइट है। पैरासाइट यानी, पैरासाइट का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, तो ज़ैंथोमोनास क्या है? पैरासिटिक बैक्टीरिया है। अच्छा, ये सिट्रस कैंकर तो काउज किया ही, इसके अलावा एक और डिजीज काउज करता है, उस डिजीज को भी लिख लो, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ये भी कौन कॉज करता है? ये भी कॉज करता है ज़ैंथोमोनास। इसके अलावा एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूँगा, वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये मोस्ट डेंजरस टाइप का बैक्टीरिया होता है। क्यों? ये कहाँ पाया जाता है पता है? तुम जो कैंड फूड यूज करते हो ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक यूज़ करा, जो बंद डब्बा होता है उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया सबसे डेडली बैक्टीरिया है। समझ आ रही है बात? कौन सी? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये काउज क्या करता है? तो ये काउज करता है बोटुलिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, आर वेल नॉन डिजीजेस काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। यहाँ तक ठीक? अब देखते हैं क्या। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। किसके थ्रू? फिजन। फिजन में भी कौन सा? अमाइटोसिस। अमाइटोसिस
ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। क्या करता है? अनफेव कंडीशन में, यानी कि जो कंडीशन उनके लिए सुइटेबल नहीं है, उस कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। और ये जो तरीका होता है ना, इस तरीका को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। क्या कहते हैं? कंजुगेशन। चलो, अब जब बात आ गई है रिप्रोडक्शन की, तो इसे थोड़ा डिटेल में हम लोगों को तो समझना चाहिए यार। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि अभी एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो देखो होता क्या है। तो इसमें डायरेक्ट गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन। अच्छा, जब ये गैमीट फॉर्म हो गया तो ये गैमीट क्या करेगा? तो इस गैमीट में होगा फ्यूजन। क्या होगा? इस गैमीट में होगा फ्यूजन, और इस फ्यूजन से तुम्हारा क्या बन जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent in bacteria, but a kind of sexual reproduction is occurring in bacteria। ठीक है। अब देखो, अब फिर से मैं आ जाता हूँ पेन चेंज करके, मैं आ जाता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का, एक तुम्हारा बाइनरी फिजन और दूसरा तुम्हारा इंडोस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, अब हम बात करते हैं डिटेल में बाइनरी फिजन के बारे में। पेज चेंज करें। बाइनरी फिजन, इसमें देखो, इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले तुम एक बैक्टीरिया ले लो, ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का जो सेल है, ये सेल सबसे पहले इनलार्ज होगा, यानी सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले तुम्हारा सेल इनलार्ज होगा, सेल का साइज बड़ा होगा। अब जब ये सेल साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो इसमें दो प्रोसेसेस एक साथ चलेंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा और उसके साथ एक सेप्टा फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले सेल इनलार्ज हुआ, सेल इनलार्ज होने के बाद उसमें एक साथ दो प्रोसेसेस, क्या क्या? डीएनए रेप्लिकेशन और सेप्टा फॉर्मेशन। सेप्टा जैसे ही फॉर्म हुआ तो ये फिर तुम्हारा टूट जाएगा दो पार्ट में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। अच्छा, यहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है वो मोस्टली डिवीजन कैसे होता है? तो वो मोस्टली डिवीजन होता है ए माइटोसिस के थ्रू बबुआ। किसके थ्रू? ए माइटोसिस के थ्रू। ये याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है कि बैक्टीरिया में डिवीजन मोस्टली अकर्स थ्रू अ माइटोसिस, नॉट माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही जो तुम्हारा ए माइटोसिस है, ये क्या है? तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में। ए माइटोसिस जो है वो तुम्हारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और नॉर्मली ये कौन से कंडीशन में होता है? तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन ओनली, ठीक है।
नॉर्मली। अच्छा, अगर फेवरेबल कंडीशन की मैंने बात कर ली तो अब देखते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगा। हमेशा तो किसी के लिए फेवरेबल मोमेंट होता नहीं है। तो अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहीं पे होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। मैंने तुमसे बात की थी बेसिलस, जब मैंने बेसिलस का डायग्राम बनाया था, बैक्टीरिया का टाइप था बेसिलस, उसमें मैंने बीच में जो तुम्हारा चम्मच स्पून शेप था, स्पून शेप में मैंने एक इस टाइप से ये बनाया था और इसे ही मैंने बोला था इंडोस्पोर। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, उसे भी देख लेते हैं। तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन ये कब होता है, अभी बताया मैंने, मोस्टली अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, अकर्स इन अनफेव कंडीशंस। अच्छा, अगर ये तुम्हारा अनफेव कंडीशन में हो रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या आता है, मान लो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, या कम हो गया, तो उस सिचुएशन में उसे हाईली रेजिस्टेंट होना पड़ेगा ना। तो इंडोस्पोर में तुम्हारा पाया जाता है क्या, तुम्हारा पाया जाता है कैल्शियम डीपी कॉलिनेट, डीपी कॉलिनेट इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस is highly resistant to unfavorable condition, resistant to unfav condition। क्या पाया जाता है, कैल्शियम डीपीकोलिनेट पाया जाता है, और इस कारण से ये तुम्हारा अनफेव कंडीशन में भी अपने आप को सस्टेन कर लेता है। अभी मैंने बताया ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली अकर्स इन बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। ये मैंने तुमसे बात कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन इसलिए सस्टेन हो जाता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम डीपीकोलिनेट पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलो, अब मैं तुमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, इसमें कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से? पहला है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो एक टाइप का बैक्टीरिया, वन टाइप बैक्टीरिया, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जीन। यानी कि इसमें तुम्हारा क्या हुआ, तो जीन ट्रांसफर हुआ और उस जीन के ट्रांसफर होने से एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा है वो तुम्हारा है ट्रांसडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन। अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो ट्रांसडक्शन भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इसमें भी जीन ट्रांसफर होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन में जिस जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली जा रही थी, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का हेल्प लिया जाता है। किसका? बैक्टीरियोफेज का हेल्प लिया जाता है उस जीन को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन जीन ट्रांसफर थ्रू बैक्टीरियोफेज। और तीसरा है हमारा कौन सा, तो वो है कंजुगेशन। क्या है? कंजुगेशन। कंजुगेशन को नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन, देखो बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, एक है F+, दूसरा है F-। F+ टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें तुम्हारा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है,
वहीं F माइनस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें तुम्हारा कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक F प्लस बना दूँ, ये F प्लस है, तो इसमें मैं जाहिर सी बात है कि एक प्लाज्मिड बना दूंगा। और वहीं मैं एक F माइनस अगर बनाता हूँ तो इसमें मैं कोई प्लाज्मिड नहीं बनाऊंगा। तो अब क्या होगा भैया, तो ये F प्लस और F माइनस दोनों के बीच कंजुगेशन होगा। तो दोनों के बीच कंजुगेशन कराते हैं। तो जब हम कंजुगेशन कराएंगे तो होगा क्या, तो ये F प्लस का जो प्लाज्मिड है ना, ये सबसे पहले रेप्लिकेट कर जाएगा। ये मैंने बना लिया F प्लस, ये हो जाएगा कंजुगेशन ट्यूब, और इधर मैंने बना लिया F माइनस, ये है हमारा F प्लस, ये है हमारा F माइनस। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ F प्लस। ठीक है, तो F प्लस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, और ये रेप्लिकेट करके कहाँ चला जाएगा, तो रेप्लिकेट करके ये F माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक प्लाज्मिड आ गया। अब जब इसमें भी प्लाज्मिड आ गया, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि F माइनस टाइप में तो कोई प्लाज्मिड होता नहीं है। तो जैसे ही इसमें भी प्लाज्मिड आया तो दोनों बैक्टीरिया क्या बन गए, दोनों बैक्टीरिया तुम्हारे F प्लस बन गया। इसके पास भी प्लाज्मिड है और इसके पास भी प्लाज्मिड है, तो दोनों बैक्टीरिया तुम्हारे F प्लस बन गए। और इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है वो मक्खन क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा रिप्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर एनसीईआरटी पे। देखो, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। क्या कह रहा है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। अच्छा, अगर सेल वॉल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब तुम पूछोगे क्यों हो जाएगा, तो भाई मेरे पेनिसिलिन जो है वो किस पे एक्ट कर रहा था, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट कर रहा था। अब इस साले के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो वो पेनिसिलिन एक्ट किस पे करेगा, नहीं कर सकता ना। इसीलिए ये पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन सर्वाइव, यानी कि ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक। तो इस कंडीशन को देखो, दो वर्ड होता है, एक होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब ये हुआ कि तुम उसके बिना सस्टेन ही नहीं कर सकते, वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बट फैकल्टेटिव का मतलब ये हुआ, मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक, मेरा गुजारा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं मिला तो मेरा प्राण चला जाए, वो सीन नहीं है। तो उसे कहते हैं फैकल्टेटिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन सर्वाइव, यानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी कि दीज आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनएरोब नहीं है। ऑब्लिगेट है तो होता तो नहीं, अगर मिल जाता तो मर ही जाता, अगर मिल जाता तो मर ही जाता। इसीलिए ये कैसा है, ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक कंडीशन है, ये याद रखना। माइकोप्लाज्मा आर फैकल्टेटिव एनएरोबिक, नॉट ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ओके, तो देखो, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, क्या क्या है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला है तुम्हारा, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ये किसके थ्रू होता है, ये याद रखना। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल ये होता है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा के कारण। दूसरा है तुम्हारा
बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया याद रखना, बंची टॉप ऑफ पपाया अगर दिया हो तो वो होता है माइकोप्लाज्मा से, बट वहीं बंसी टॉप ऑफ बनाना ये भी एक डिजीज है, और ये डिजीज तुम्हारा होता है वायरस से, ठीक है। ये है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से, और बंची टॉप ऑफ बनाना तुम्हारा है किसे, वायरस से, ठीक है। अच्छा, तीसरा अगर मैं तुमसे बात करूं तो विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट वो झाड़ू टाइप का बन जाता है, इसमें क्या कहते हैं, ग्राउंडनट के पौधे में झाड़ू टाइप का ये बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट। और चौथा है तुम्हारा एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर। ये 4 एग्जाम्पल याद रख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने तुमसे बात कर ली क्या, मोनेरा का मैंने तुम्हें पूरा सारा कुछ बता दिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बता दिया। आज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया चूंकि डिटेल में जाना था तो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन था जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसलिए मैंने इसे पिछले लेक्चर में नहीं खींचा था, सोचा कि आज कंप्लीट करा दूं, तो ये तुम्हारा आज कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग प्रोटिस्टा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखते चले जाएंगे। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म कराना होगा यार, क्योंकि लग रहा है ना कि एग्ज़ाम तुम्हारा मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और अगर मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा यानी कि मुझे मार्च से पहले 28 फेब तक तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना होगा। तो मेरे पास कुल मिला के 4 महीने हैं जिसमें सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो देखता हूँ, खींचता हूँ जितना खींच सकता हूँ, लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा भाई, ये चीज़ याद रखना। चाहे मुझे क्लासेस लंबी खींचनी पड़े मैं खींचूंगा, लेकिन मैं कंटेंट से ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं तुम लोगों को पूरा कंटेंट अच्छे से अवेलेबल कराऊंगा, बस तुम उसे रीड करते जाना, उसे माइंड में सेट करते जाना, रिवाइज करते जाना। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चैप्टर्स का, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटेस्टा के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।